आवाज आ रही मेरी? आपके पास एक चैट बॉक्स होगा, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करके बता सकते हैं जो भी आपका कंसर्न होगा ड्यूरिंग क्लास। एंड जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ या मैं कुछ पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ तो उसका येस और नो वट एवर इट इज़, जो भी हो, वो आपके पास एक चैट बॉक्स आएगा, आप उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है? वो आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो आपस में एक दूसरे तक नहीं जाएंगे एंड वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है मुझ तक। ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ज़रा कंफर्म करें आपको आवाज़ आ रही मेरी, यस और नो, ताकि मैं आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो लास्ट टाइम आई मेक इट लिटिल क्विक। अच्छा, होगा ये सीन कुछ ऐसा है कि हमारी क्लास होगी थोड़ी ज़्यादा। ज़्यादा इन अ सेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा इन अ सेंस के दो क्लासेस होंगी आज, अभी। ठीक है? अब वो दो क्लासेस कैसे होंगी कि अभी इट्स 6:48 एंड अराउंड 7:10 और 7:15 मैं इस लिंक को डिस्कनेक्ट करूँगा एंड राइट आफ्टर दैट मैं एक दूसरा लिंक जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड करवाऊंगा। ठीक है? या अगर आवाज़ कट रही है आपकी तरफ से, नेट का इशू है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मैं डेली क्लासेस लेता हूँ इससे, तो आप ज़रा अपना इंटरनेट चेक करें। बाकी मैं हाँ थोड़ा हल्का बोल रहा हूँ ये है एक पॉसिबिलिटी। तो आपको जो रेडी करनी है, सबसे पहले अपनी बुक निकालें, जल्दी से आप लोग बुक निकाल लें एंड एज सून एज यू डन विद द बुक मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? बुक खोल लें। बुक में आपको आना है, जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड पेज टर्न ओवर करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अपने अपने कैमरास बंद रखें। अपने अपने कैमरास बंद रखें। यस, बुक निकाल ली, रेडी कर लिया आप लोगों ने? मिस्टर जैद जो भी है आप, मुझे पता नहीं चल रहा कौन है बच्चा, लेकिन नाम आ रहा है जैद। कैमरा ऑफ करें। ओके, बुक रेडी कर ली है। याद रखें आपको थोड़ा ये रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा, जैसे आप क्लास में रिस्पॉन्सिव रहते हैं आपको इसमें भी रहना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा आगे से चैट बॉक्स में। तो अपने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें, दुनिया में जितनी चीज़ें आई हैं उसको इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है? तो स्टार्टिंग ओवर, हम जो है मेरे मालिक इंट्रोडक्शन में आ जाए, कुछ सेंटेंसेस मुझे मार्क कराने हैं जो कि हम इसीलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि हम जो है उनसे क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। जैद, अब अगर आपका कैमरा ऑन हुआ तो यूल बी आउट। ठीक है? हम लेटिंग यू नो फॉर द फाइनल टाइम कि अब अगर आपका कैमरा ऑन हुआ तो यूल बी आउट। ठीक है? तो आपको मार्किंग करनी है कुछ जगहों पे। तो मार्किंग करने में पैराग्राफ नंबर 1, अब अगर आपका कुछ मिस हो जाए तो मुझे बता दिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होंगी। ठीक है? तो इस चीज को भी याद रखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, द प्रिजनर ऑफ सेंटा वाज रिटन इन 1893 एंड पब्लिश इन 1894। ये पूरा सेंटेंस मार्क होगा। जितने मैं मार्किंग करवाता जा रहा हूँ
उन सेंटेंसेस को आप मार्क करें, यानी कि उनको ब्रैकेट्स में कवर करते जाए, ठीक है। द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वाज रिटन इन 1893 एंड पब्लिश्ड इन 1894. दिस इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ओके। आफ्टर दैट आपको नाम ऑलरेडी पता है कि नाम क्या, ऑथर का नाम क्या भाई, सर एंथनी होप हॉकिंस, ठीक है, ये नाम आपको पहले से ही पता है। एंड अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, सेकंड पैराग्राफ 1 2 3 थर्ड लाइन में आए, सेकंड पैराग्राफ लाइन नंबर 3। जैसे ही आप लाइन नंबर 3 में आए होंगे तो ही वॉज बॉर्न इन 1863, ही वॉज बॉर्न इन 1863, वहां से स्टार्ट है। एंड वो चलेगा जहां पे ब्रैकेट एंड हो रहा है ना, देखो, नाइटेड इन 1918, नाइटेड इन 1918, वहां तक ये मार्क कर लें, ठीक है। इसी पैराग्राफ की, आई रिपीट, इसी पैराग्राफ की लाइन नंबर थर्ड लास्ट पे आए, थर्ड लास्ट, तो लिखा हुआ ही वॉज अ हाईली सक्सेसफुल लॉयर बट became better known as a novelist, achieving great popular success with the sixth novel, The Prisoner of Zenda. तो he was से लेकर जेंडा तक, he was से लेकर जेंडा तक कर लिया। अब तक हमने 2 पैराग्राफ्स डन करे विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू मार्किंग, कर लिया आप लोगों ने। माशाल्लाह, चैप्टर नहीं है मेरा भाई, नॉवल चल रहा है, बड़ी जल्दी आ रहा है। हाँ जी, वो मैंने म्यूट करा था, एक कॉल आ गई थी, आई हैव टू अटेंड दैट, तो वो कॉल अभी हो गई। अच्छा, ये 2 पैराग्राफ्स हो गए। 2 पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पेज पे आए, जो इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 2 है, उसका पैराग्राफ नंबर 1 देखें, जो स्टार्ट हो रहा है, एंथनी होप does one of the most creative things as a writer can do by constructing an imaginary world in which we can for the moment believe when we are under the spell of the book। देख गया, तो एंथनी होप से स्टार्ट है और जहां तक मैंने रीड उसको एंड करा है स्पेल ऑफ द बुक, वहां तक है, ठीक है। ये ऐड करें, ये भी मार्किंग में डन है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर है, द बुक टेल्स अ गुड स्टोरी वेरी स्किलफुली प्लॉटेड, ये सेंटेंस मार्क होगा, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया, ये सेंटेंस मार्क होगा। इस सेंटेंस के बाद नेक्स्ट पेज पे आए, जो कि आपका इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 3, आपके इंट्रोडक्शन का पेज नंबर 3 है, आ गए।
उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, देखा? बुक में फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एज अ, जितना मैं पैराग्राफ में सेंटेंस रीड कर रहा हूं उस सेंटेंस को मार्क कर लिएगा, यानी कि फॉर द स्टूडेंट से स्टार्ट है और अब जहां मैं एंड करूंगा वहां तक। फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, द प्रिजनर ऑफ जेंडा इज एन एमिनेंटली सुटेबल नॉवल। नॉवल तक मार्क करें। फिर 1 2, जहां पे मैंने आपको सुटेबल नॉवल मार्क कराया है, सुटेबल नॉवल के नीचे आए 1 2 3, थर्ड लाइन में आए तो आपको देखेंगे दिस नॉवल इज एसेंशियली, वहां से दोबारा मार्किंग करनी स्टार्ट कर देंगे। दिस नॉवल इज एसेंशियली वन ऑफ एक्शन विद नो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज तक बस। अबे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? हम इंट्रोडक्शन में मार्क कर रहे हैं नॉवल का, प्रिजनर ऑफ जेंडा की बुक, नॉवल चल रहा है, नॉवल चैप्टर नहीं चल रहा, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन का आखिरी पेज है उसमें, फिर उसके आगे से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, उसका सेकंड पैराग्राफ, फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, पहले ये फॉर से लेके नॉवल तक है 2 लाइंस में, फिर उसके बाद 1 2 3 नीचे आएंगे तो आपको देखेगा दिस नॉवल इज एसेंशियली वन ऑफ एक्शन विद नो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। ये 2 सेंटेंसेस मार्क होंगे उस पैराग्राफ में से। हो गया? ठीक है। अब जरा बुक को 1 मिनट साइड पे रखें और सामने देखें। हम जो थे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया कि ये देखें, आपकी स्क्रीन पे भी आ ही रहा है सब सामने, कि रूरिटानिया एक इमेजिनरी किंगडम है, ठीक है, जो फॉर द सेक ऑफ प्ले या नॉवल के लिए सिर्फ बनाई गई है। उसका कैपिटल सिटी है स्वेल्सॉ, उसका कैपिटल सिटी है स्वेल्सॉ, ठीक है। एंड रूरिटानिया के किंग जो है वो किंग रुडल्फ द फोर्थ है। रूरिटानिया के किंग जो है वो किंग रुडल्फ द फोर्थ थे। उनके पहली शादी जो है वो एक रॉयल मैरिज हुई जिसमें से उनका एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम था रुडल्फ एल्बर्ग, ठीक है। रुडल्फ एल्बर्ग क्यों इतनी ज्यादा लाइमलाइट में रहा? इसीलिए क्योंकि उसके रेड हेयर एंड पॉइंटेड नोज था, जो इससे पहले किसी और का उनके पूरे फैमिली में नहीं रहा। सही है, उनका जो भी एक हिरार्की चलती आई है ऐसा कभी नहीं हुआ, एंड दिस हैपेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट थिंग, as soon as एल्बर्ग्स मदर डाइड, तो किंग रुडल्फ ने क्या करा कि उन्होंने एक और शादी करी, ठीक है। लेकिन वो शादी एक रॉयल मैरिज नहीं थी बल्कि एक मॉर्गनेटिक मैरिज थी, जो कि एक नॉन रॉयल ब्लड से उन्होंने शादी करी। वो एक किंग थे तो उन्होंने एक मामूली खातून से एक शादी करी, तो वो एक मॉर्गनेटिक मैरिज कहलाई। उस शादी में से जो उनका बेटा होता है उसका नाम था माइकल। आप उसको नॉवल में जानेंगे ब्लैक माइकल के नाम से, उस बंदे का नाम था माइकल, आप उसको नॉवल में जानेंगे ब्लैक माइकल के नाम से। और आप उसको ब्लैक माइकल इसलिए नहीं जानेंगे कि वो बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। ये तो हाल है हमारी वहां का। 6:30 was the time. I reached at 6:36 and just because of the ongoing situation in Karachi, उसकी वजह से I reached late, only a 6 minute. And और बच्चों को अभी फुर्सत मिल रही है, मतलब इनको घर पे रह के भी फारिग टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो दिस इज वाई, ये कुछ रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि हम लाइव क्लासेस नहीं ले रहे पर्टिकुलरली इधर। तो
दूसरी शादी में से जो इनका बेटा हुआ वो था माइकल। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, और ये बात डिसाइडेड थी क्योंकि एल्बर्ग रॉयल ब्लड था और वो प्रिंस था, तो एल्बर्ग नया किंग बनेगा, यानी कि रुडल्फ एल्बर्ग, किंग रुडल्फ द फिफ्थ जो है वो प्रोक्लेम कौन होगा, एल्बर्ग होगा। एंड जब भी वो किंग बनेगा, यानी कि वो नहीं कोई भी किंग बनेगा, तो जो भी फिफ्थ किंग बनना था रुडल्फ लाइन में, जो फिफ्थ किंग बनना था, उसकी शादी किससे होनी थी, प्रिंसेस फ्लेविया से होनी थी। की शादी किससे होनी थी प्रिंसेस फ्लेविया से होनी थी। ठीक है, अब मैं जरा आपको कुछ चीजें समझानी है। अगर आप सारे अटेंटिव हैं तो मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, और मुझे आपको लेकर जाना है पेज नंबर 154, पेज नंबर 154, पेज नंबर 154। क्या आप लोग पहुंच गए, लैंड कर चुके हैं पेज नंबर 154 पे? अगर आप कर चुके हैं तो आपको 2 पैराग्राफ्स नजर आ रहे होंगे, एक्चुअली 3 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, रूरिटानिया के बारे में लिखा हुआ है, दिख रहा है? वेरी सॉरी फॉर द कफ, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो खैर, रूरिटानिया दिख रहा है? ओके, अब जरा देखें, ये बेसिकली तो पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये किंगडम कहाँ कहाँ थी, और इसके लोग जो थे वो कहाँ कहाँ से थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। क्योंकि आप नॉवल को 10th टाइम ही पढ़ रहे, तो भी आपको कोई ना कोई ऐसा एमसीक्यू जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा आपके स्टम्बल अपॉन होगा जो कि आपको शायद नहीं आता होगा। तो इट हैपेंस अ लॉट, ठीक है, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि बहुत सारे एमसीक्यूज आपको ट्रबल करेंगे। ठीक है, तो इसके खैर इसके बहुत सारे तरीके तैयारी करवाने का, और वो आप मुझ पर छोड़ दें। लिखा हुआ है, एंथनी होप्स इमेजिनरी किंगडम ऑफ रूरिटानिया हैज ऑफ कोर्स नेवर बीन ऑन एनी मैप्स ऑफ यूरोप। ठीक है, however it is fairly clear that he placed this fictional country in the area occupied by Bohemia, once an independent kingdom but for long a province of the Austro-Hungarian Empire. ठीक है, as it was the novel was written since 1918, it has been part of the Republic of Czechoslovakia. सिर्फ हमाद आपके कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको आवाज कट रही है, और मैंने आपको शायद दूसरी मर्तबा बता रहा हूँ कि ये आपके एंड से इंटरनेट का इशू है। ठीक है, जिस बच्चे की को मेरी आवाज कटी आ रही होती है, अगर मेरी तरफ से इशू होता तो ऑब्वियसली वो इशू सबके साथ होता है। ठीक है, वो ग्लोबल इशू होता है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? यस, तो बोहेमिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और चेकोस्लोवाकिया, ये वो जगहें थी, हाँ ये वो जगहें थी जो रूरिटानिया से काफी ज्यादा रिजेंबल करती। ठीक है, या अल्लाह। फिर उसके आगे लिखा हुआ है ड्रेसडन, ये एक और लोकेशन है जो कि यूज हुई है, द जर्मन सिटी थ्रू विच रेजेंडाइल अप्रोचेस रूरिटानिया। अब आप कहेंगे ये रेजेंडाइल कौन है, तो मैंने अभी तक आपको नॉवेल के हीरो के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो एल्फबर्ग का सपोर्टिंग रोल भी नहीं है। ठीक है, एल्फबर्ग का क्या ऑडियो बहुत लग रही है, कहाँ लग रही? अच्छा, हम थे कहाँ पे? यस, तो उन्होंने बताया रूरिटानिया जो कि किस जगहों की तरह लगती है, वो इन 3 जगहों की तरह लगती है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, चेकोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बोहेमिया। ठीक है, उसके अलावा इन जो लोकेशन यूज हुई हैं, वो उनमें से पहली लोकेशन है ड्रेसडन। ड्रेसडन जर्मनी का एक शहर है, सही है,
एंड ड्रेसडन की लोकेशन यूज हुई है थ्रू विच रेजेंटाइल अप्रोचेस रूडिटानिया। अब आप कहेंगे रेजेंटाइल कौन है, ठीक है, तो रेजेंटाइल है इस नॉवल का हीरो। और अभी जैसे ही मैं आपको कैरेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि रेजेंटाइल कौन था और क्या उसने करा, ठीक है। इस मेरी आवाज आ रही है? ओके, 90% बच्चों को आ रही, दो कह रहे नहीं आ रही। जगह चेंज करें, इंटरनेट के आसपास आए, हैंड फ्री निकाल के चेक करें, ऑडियो सेटिंग्स चेक करें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम जो है पहली जगह का नाम डिस्कस कर लिया। पहली जगह का नाम क्या है? ड्रेसडन, जहां से रेजेंटाइल एंटर हुआ था। और रेजेंटाइल जो है वो नॉवल का हीरो है, ठीक है। नॉवल का विलन जो है वो माइकल है, नॉवल का हीरो जो है वो रेजेंटाइल है। एंड नॉवल के लीड एक्ट्रेस जो है वो कौन है? प्रिंसेस फ्लेविया। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस नॉवल में है, और आपको याद भी करने पड़ेंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इवेंचुअली, ठीक है। अब कह रहे हैं उसी के बाद आगे एक जगह देखो, ओके। फिर अगली जगह जो है नेक्स्ट लाइन में देखो तो टायरॉल। टायरॉल एक और जगह जो है वो यूज करी गई है प्ले के लिए, ठीक है। और इसके नीचे एक लाइन है जो आपको एमसीक्यू मार्क करना है। इसके नीचे एक लाइन है जो आपको एमसीक्यू मार्क करना है, और एमसीक्यू जो है वो है द लैंग्वेज ऑफ रूरिटानिया इज ऑब्वियसली जर्मन। आप मार्क करें द लैंग्वेज ऑफ रूरिटानिया इज जर्मन, जल्दी से मार्क करें ये एमसीक्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अंडरलाइन कर दिया? कर दिया होगा आपने। ऊपर चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बोहेमिया, इन तीन को भी अंडरलाइन करें। पेज नंबर 154, बिल्कुल एंड में ट्यूबलाइट की तरह तुम भी आते हो। कहां पर? पेज नंबर 152 पे रूरिटानिया के जो फर्स्ट बॉडी चल रही है अभी, और अभी हम उसी में उसकी सिक्स्थ लास्ट लाइन में द लैंग्वेज ऑफ रूरिटानिया इज ऑब्वियसली जर्मन। जर्मन को अंडरलाइन करके साथ ही अब 1 2 3 तीन लाइन नीचे आए तो आप देखें हाउ एवर मेनी पीपल वर बायलिंगुअल इन चेक एंड जर्मन। अब देख लो कि अगर सिर्फ जर्मन ऑप्शन होता है तो आप जर्मन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उसके साथ चेक नहीं होता। और अगर चेक और जर्मन दोनों होते हैं तो फिर आप चेक और जर्मन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कि बहुत सारे लोग जो थे वो बायलिंगुअल भी थे, यानी कि वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन थी, लेकिन इसके अलावा लोग चेक और जर्मन दो लैंग्वेजेस जो थे वो बोलते थे। लोग जो थे वो कितनी लैंग्वेजेस बोलते थे? दो लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन लिखा हुआ, प्राग द कैपिटल ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड बोहेमिया व्हेन इट वाज किंगडम इज वन ऑफ द लवलीएस्ट एंड मोस्ट रोमांटिक ओल्ड सिटीज इन यूरोप। ये पूरी मार्क करने की तो खैर जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना मार्क कर ले, प्राग द सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड बोहेमिया। प्राग द कैपिटल ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड बोहेमिया, इसको अंडरलाइन करें। क्या ये कर लिया आप लोगों ने मार्क?
यहाँ तक हो गया, चलो बेहतरीन हो। ये अब तक जरा अगर आप मेरे साथ ब्रिज करना स्टार्ट करें चीज को, तो आपको समझ आएगा कि अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ एमसीक्यूज की बातें थी वो बताई। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो लास्ट वीक मैंने लास्ट क्लास में एक्चुअली डिस्कस कर लिया था, ये थी कुछ जनरल बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और जो किंगडम जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उस किंगडम के बारे में जो है वो अभी हम पढ़ रहे थे। अब जरा आप आ जाए, पेज नंबर है 145, मेरे पास 145 आप देख ले, द करेक्टर्स हेडिंग होगी। पेज नंबर 145, द करेक्टर्स दिख गया? और जरा द करेक्टर्स के आगे एक दफा टर्न करके देखें तो क्या आपको ये पेज नजर आ रहा है? 146 पे द प्लॉट लिखा हुआ, द प्लॉट से आगे चलते जाए तो हर चैप्टर की प्लॉट समरी लिखी हुई है, ठीक है? अब जरा मैं आपको कैरेक्टर पढ़ाने से पहले एक बात समझा दूं, ठीक है? होगा क्या, आपने लास्ट वीक जहां भी पढ़ा आपने ये बात देखी कि मैंने आपको जो बातें बताई उसमें एक बात ये बताई बेटा, किंगडम किंगडम ये थी, उसका कैपिटल सिटी ये था, किंग ने 2 शादियां करी, उनके 2 बेटे थे, ठीक है? और इस तरीके से जो भी नेक्स्ट किंग बनेगा वो जो है वो क्या करेंगे, शादी उनकी किससे होगी? प्रिंसेस फ्लेविया से होगी, जो कि रॉयल प्रिंसेस है और नेक्स्ट टू बी क्वीन है, ठीक है? ये बातें जो थी वो हमने लास्ट टाइम कर ली थी, ये बातें हमने लास्ट टाइम कर ली थी। अब मैंने आपको बताया था कि माइकल जो है वो किंग नहीं बन सकता, माइकल जो है वो किंग नहीं बन सकता, लेकिन किंग के अलावा वो पॉलिटिकल पोजीशन कोई भी सर्व कर सकता है, क्योंकि वो सेकंड सन ऑफ द किंग है, सही है? तो वो क्या था? ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो। अब स्ट्रेल्सो क्या है? स्ट्रेल्सो थी वहां की कैपिटल सिटी, और स्ट्रेल्सो का जो ड्यूक वो कौन था? माइकल था, ठीक है? अब ये माइकल जो था ये ड्यूक था स्ट्रेल्सो का, यानी कि ड्यूक का मतलब होता है गवर्नर। ड्यूक का मतलब क्या होता है? गवर्नर, जो के पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो के हो रही है वो सारी इसकी मर्जी से चल रही होती थी, ठीक है? अब स्ट्रेल्सो वहां का कैपिटल सिटी था, वहां का ये ड्यूक था, ठीक है? इसके अलावा ये जेंडा का कैसल जो था, जेंडा का कैसल ओन करता था, जेंडा का कैसल ओन करता था। क्या आवाज में मसला हुआ है मेरी? ओके ओके। तो अभी तक मैंने 2 बातें बताई हैं कि माइकल जो था वो स्ट्रेल्सो का ड्यूक था, और उसके अलावा कैसल और जेंडा जो था वो ओन करता था। अब अगर आप अपनी बुक का टाइटल पेज देखें, अगर आप अपनी बुक का टाइटल पेज देखें तो आपको एक कैसल बना हुआ नजर आ रहा है। जिनके पास बिल्कुल नई बुक्स है उनके पास तो कैसल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, जिनके पास पुरानी बुक है तो उनके पास जो है वो कैसल का मतलब ऐसे ही एक कोशिश करी उन्होंने इमेज बनाने की। तो आपने कैसल और जेंडा देख लिया? ओके। अब मैंने आपको लास्ट वीक ये भी बताया था कि स्टेल्सो जो था वो एक बड़ा शहर था और इसके साथ एक छोटा सा शहर था। ऑलमोस्ट ये जेंडा की हर जगह ही ओन करता था, यानी कि कैसल और जेंडा इसका था, आगे वाइन सेलर थे वो इसके थे, उसके अलावा वहां पे एक शूटिंग लॉज था, वो शूटिंग लॉज भी माइकल का था। तो ये बहुत सारी सराउंडिंग स्टेट्स जो थी वो ओन करता था, ठीक है? अब मैंने आपको एक बात बताई कि माइकल जो था वो इस प्ले का क्या है? विलेन है। वो इस नॉवल का क्या है? विलेन है। जब भी उसके नाम के साथ क्या लगाया हुआ है? ब्लैक माइकल। उसके नाम के साथ क्या लगाया हुआ है? ब्लैक माइकल। ब्लैक इसलिए नहीं लगाया कि वो काला था, नहीं नहीं नहीं, ब्लैक लगाने का इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो जो था इन टर्म्स वो लोगों के साथ अच्छा नहीं था, यानी कि वो डेविलिश प्लॉट्स के अंदर जो था वो इन्वॉल्व था, उसकी हरकत अच्छी नहीं थी, करतूत, वाह एग्जैक्ट वर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये अभी जो आया है, उसके हरकतें अच्छी नहीं थी। हरकतें इन द सेंस आप ऐसे कहें जैसे एब्डक्शन करना, मर्डर करना, इस तरीके के काम वो जो था वो बहुत सारे करवाता था। तो इस बेसिस के ऊपर लोग जो थे
वो थोड़ा डरते थे उससे, ठीक है। तो माइकल जो था वो सेल्सो का ड्यूक था, कैसल ऑफ जेंडा को ओन करता था, इसके अलावा वो एक विलन था। लेकिन वो ये सारे काम अकेला तो नहीं करता होगा ना, उसके कोई गुंडे वुंडे भी होंगे। गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुंडे को इंग्लिश में बोलते हैं रोग्स। गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोग्स बोलते हैं। तो उसके कितने रोग्स थे? 6 रोग्स थे, जिससे वो ये अपने सारे काम करवाता था। ये 6 रोग्स का एक अलग से 5 मार्क्स का सवाल है। याद रखिएगा, नॉवल पेपर के अंदर 20 to 25 मार्क्स रखता है स्ट्रेट। 20 to 25 मार्क्स रखता है स्ट्रेट। तो आपको बड़ा मसला हो जाएगा अगर आपने नॉवल पे छुट्टी करी या कुछ भी एक्सवाइजी करा। अच्छा जी, एक चीज हो गई है कि वो मेरे सामने ये ब्लिंक कर रही है स्क्रीन के, मीटिंग खत्म होने वाली है इन नेक्स्ट 2। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था, मैं अभी आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि आप उस लिंक को क्लिक करेंगे एंड आप दोबारा से मीटिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है।